हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लेस टीचिंग एग्जाम। आज हम लोग फिर से यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के जो पिछले दिनों पीवाईक्यू कह सकते हैं या एमसीक्यू कह सकते हैं उनको कर रहे थे, उन्हीं को बेसिकली कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस का टारगेट है जिसको हम टाइमली कवर करने की कोशिश करेंगे। फटाफट कनेक्ट हो जाइए। थोड़ा आज का टाइम बिफोर था, मीनिंग 9 बजे से क्लास होती है, आज 5 हो रही है किसी वजह से। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, what was the main focus of the 1992 रियो समिट ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट। अब ये तो यहाँ पे भी एक चीज दिख रही है कि रियो समिट को या सम्मेलन को, रियो सम्मेलन को हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। बात भी हो गई क्लियर यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द 1992 रियो समिट। जो रियो समिट हुआ था उसका मेन फोकस क्या था? अर्जित पाठक, चलिए गुड इवनिंग। फर्स्ट का बी एड्रेसिंग, फटाफट बस आंसर्स करने हैं आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था उसका जो मेन फोकस था वो था ग्लोबल वार्मिंग और सतत विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 2018 द ओरिजिनल फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन दिस establishment of the International Solar Alliance was amended to expand its membership to। ठीक है, अर्थात हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा है, जो जिसमें कंफर्टेबल हो। 2018 में इसकी सदस्यता का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना पर मूल रूप से समझौते में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो किसके तरफ से बेसिकली ये पहल कह सकते हैं? वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन जो कनेक्ट हो रहे हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। फटाफट केवल देखते जाना है, कोई ऐसा डिस्कशन इस वक्त नहीं करेंगे। क्वेश्चन 50 हैं, हमें टाइम से उसको कवर करना है। तो इसका जो आंसर होगा, ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, या संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य जो थे वो इसके इससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द approximate percentage increase in carbon dioxide concentration in the atmosphere since pre-industrial time। अर्थात इसका मतलब ये है कि पूर्व औद्योगिक काल से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में अनुमानित जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत है? 55% है, 74% है, 50% है या 62% है? तो सही जो आंसर होगा, सही जो आंसर होगा वो है आपका 62%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 4 स्तंभों की बात कही है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर्स। यूनिसेफ ने, यूजीसी ने, एनसीटीई ने या यूनेस्को। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शिक्षा के 4 स्तंभों को लेकर के बताया है या उसकी अवधारणा को बताया है? हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 4 की। सही आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को। ठीक है, क्रॉस चेक करते रहिए अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एम्स टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सा संस्थान है या उसका लक्ष्य उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन बढ़ाना था या हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट बच्चों के हो सके, उसको लेकर के चर्चा करना था। नेशनल हायर एजुकेशन मिशन का, सर्व शिक्षा अभियान का, या इन दोनों का, या इन दोनों में से किसी का भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 5 की। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एम टू इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने को लेकर के किसने बात कही थी? नेशनल हायर एजुकेशन मिशन ने। सर्व शिक्षा अभियान आपका प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये आंसर नहीं होगा, जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following institutions propounds the concept of proactive university। यूएनडीपी है, यूनेस्को है, एआईसीटीई है और यूजीसी है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
ये बताना है। जो भी बच्चे जुड़े रहेंगे खुद को इवेलुएट या क्लास कर लीजिएगा 50 में से कितने आंसर्स आपके सही हैं। तो प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, तो वो था आपका जो संस्थान है वो है यूनेस्को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। इंडियाज डेस्टिनी इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम इज मेंशन्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग। कहाँ पर ये बात लिखी गई है या किस डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी गई है कि भारत की नियति उसकी कक्षाओं में, भारत की नियति उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है का उल्लेख निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में किया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल नॉलेज कमीशन में, एजुकेशन कमीशन में या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में? तो किस में ये बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, इंडियाज डेस्टिनी इज बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट? सही आंसर होगा आपका एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच? इंटीग्रेटेड अप्रोच या एकीकृत दृष्टिकोण किसे कहा जा सकता है? सबको मिलाना या एकजुट करना या कह सकते हैं, या सब कुछ आना समझ में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच? ठीक है, तो किसको हम कह सकते हैं? एजुकेशन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लिंकिंग एजुकेशन टू लाइफ है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, या ये सभी जितने ऊपर लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को एकीकृत दृष्टिकोण कहा जा सकता है? किसे हम एकीकृत दृष्टिकोण का नाम दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो एकीकृत दृष्टिकोण हो जाएगा आपका शिक्षा को जीवन से जोड़ना, या बी ऑप्शन है लिंकिंग एजुकेशन टू लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की एक एप्रोप्रिएट डिफिनेशन निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? पहला है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड कैन क्विकली प्रोसेस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव data. C है, a computer is an electronic device that can store and retrieve information and can quickly process quantitative data only. And D is, a computer is an electronic device that can store and retrieve information and quickly processes qualitative data. तो क्या करता है? सही रूप से अगर हमें कंप्यूटर को परिभाषित करना होगा तो सबसे बेहतर इसके लिए क्या हो जाएगा? तो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे बेहतर होगा वो होगा आपका बेसिकली ये प्रोसेस करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को ही। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड कैन क्विकली प्रोसेसेस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, बोथ दोनों को ही ये प्रोसेस करेगा। तो इसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं जो ऑप्शंस लिखे थे उनमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है यही बताना है। पहला स्टेटमेंट है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ स्टूडेंट व्हाइल लर्निंग अ सब्जेक्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी कंडक्टेड with the help of a computer of software if software is available. And C is a set of instructions can be called a program। या उपरोक्त सभी सही हैं, तो हमें यहाँ पर चुनना है कौन सा सही है ये देखना है। तो सही की अगर हम बात करते हैं विच मतलब ये रिगार्डिंग कंप्यूटर ही पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, तो देखा जाए तो ये सारी ही बातें अपनी जगह पर सही हो जाएंगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सभी उपरोक्त लिखी गई जो बातें हैं एक्चुअली वो कंप्यूटर से रिगार्डिंग हैं, तो सारी बातें वो सही हैं जितनी भी ऊपर लिखी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कह सकते हैं, या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच को, मैकियावेली मिनट को, माउंट एलिफस्टोन मिनट को, वर्दा सिस्टम को। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा भी है ये बेसिकली। तो किसको हम भारत में क्या कहेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो या कहा गया है, तो दैट इज चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, in which of the following years the presidency universities of Calcutta, Bombay and Madras were established following the recommendations of Woods dispatch। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष वुड डिस्पैच की सिफारिशों के बाद कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ये तीनों नाम याद रख लें, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये इन तीनों प्रेसिडेंसी जो विश्वविद्यालय थे इनकी स्थापना कब करी गई थी? तो वो वर्ष था आपका 1857। 1857 में इन तीनों ही विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई थी, 1857। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है? In which of the following years was the University of Allahabad established? कब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई या की गई थी? 1887, 1905, 1901 एंड 1911 कब हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी या की गई थी? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 1887। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी या की गई। 57 नहीं है, 1887 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट बताने हैं गलत है कि सही है। स्टेटमेंट पहला है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन सेटिस्फाइज रिलेशनशिप नीड्स। ठीक है, मतलब ये है, पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि लघु समूह संप्रेषण संबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है हाउएवर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस डज नॉट सेटिस्फाई टास्क रिलेटेड, या फिर भी लघु समूह संप्रेषण कार्य से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो सही क्या हो जाएंगे दोनों स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं? यहाँ पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन सेटिस्फाइज रिलेशनशिप नीड्स, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट जो सी ऑप्शन है ये सही होगा, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15? एन इफेक्टिव ऑडियंस इन अ क्लासरूम, एक इफेक्टिव ऑडियंस अगर किसी भी क्लासरूम में बैठी है तो वो क्या पसंद या नापसंद कर सकती है? डिस्ट्रैक्शन, सीक्स डाइवर्जन, प्रेफर्स टू फिल्टर द मैसेज एंड एसेसेस द मैसेज डिलीवरी स्टाइल। कक्षा का अगर कोई भी एक प्रभावी श्रोता है तो वो किस चीज को प्रेफर करेगा या किस बात को प्रमोट करेगा या उसको वो बेहतर लगेगा? तो वो क्या करेगा? बेसिक ध्यान भंग होने वाला जो भी सिचुएशन या प्रतिरोध है उसको हटाने की कोशिश करेगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो रेसिस्ट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अगर कोई प्रभावी श्रोता बैठा है तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ मीडिया दैट रिलेट्स टू ऑडियंस? निम्नलिखित में से which of the following are the functions of media that relate to its audience? इसकी ऑडियंस से रिलेट करती हैं। पैसिवली सीकिंग मीडिया प्रोडक्ट्स है, ओमिनिवोरस एक्सेप्टेंस ऑफ मीडिया कंटेंट है, कंपनसेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन है, विकेरियस विथ फुलफिलमेंट है, सोर्सेज ऑफ सजेशंस और सुटेबल रोल है। क्या सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से मीडिया के कौन से कार्य हैं जो उसके श्रोता दर्शक वर्ग से संबंधित हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 16 की। ठीक है, सही आंसर जो होगा वो होगा इसमें आपका तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ऊपर के दोनों ही ऑप्शन जो गलत हैं, तो सही आंसर है आपका डी, तीसरा, चौथा और पांचवा। स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन गलत है। पैसिवली सीकिंग मीडिया प्रोडक्ट्स एंड ओमिनिवोरस एक्सेप्टेंस ऑफ मीडिया कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्या है देखिए, योर टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड यू टू इंस्टॉल एडिशनल रैम इन कंप्यूटर। योर टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड यू टू इंस्टॉल एडिशनल रैम इन कंप्यूटर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, पहले से लेकर तीसरे तक दो दिए हुए हैं, दैट यू शुड फॉलो टू इंस्टॉल द रैम।
रैम को इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको किन स्टेप से होकर के गुजरना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन 17। तो डेफिनेटली क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप, यू विल डिस्कनेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर सप्लाई। सेकंड विल बी वेयर अ काउंटर स्टैटिक बैंड ऑन द रिस्ट एंड थर्ड इंस्टॉल द रैम। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका जो बी ऑप्शन है ये सही होगा, पहला एन। ठीक है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? द ई कंटेंट जनरेटेड अंडर द ई पीजी पाठशाला प्रोजेक्ट, द ई कंटेंट जनरेटेड अंडर द ई पाठशाला प्रोजेक्ट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैज बीन पुट ऑन द वेब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब गैर तकनीकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए, गैर तकनीकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के ई पीजी पाठशाला परियोजना के अंतर्गत सृजित ई कंटेंट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वेब पर डाला जाता है, किसके द्वारा बेसिकली अपलोड किया जाता है, कह सकते हैं। तो नेप्टल हो गया, इनफ्लिपनेट हो गया, स्वयं हो गया या इग्नो हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनफ्लिपनेट। ठीक है, बी जो ऑप्शन है होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? अकॉर्डिंग टू टेलर मॉडल, टेलर मॉडल की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू टेलर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के मेन कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, टीचिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स है, सी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स मटेरियल है, टेस्टिंग फीडबैक है, सब्जेक्ट मैटर है, टीचिंग है, लर्निंग एंड टेस्टिंग है। क्या हो जाएगा? टाइलर के मॉडल की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पर। तो इनके जो एक सीक्वेंस है टाइलर मॉडल को लेकर के हमें पर ये चीज बताना है। क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है एंड वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स है। तो बी ऑप्शन देखिएगा जिसका बी हो वो सही हो, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस्ड टीचर, जो अनुभवी शिक्षक होगा, एक्सपीरियंस टीचर्स डू नॉट नीड टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्लान ऑन द टॉपिक बिकॉज। एक एक्सपीरियंस या अनुभवी शिक्षक को किसी भी विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? दे कैन टीच एफिशिएंटली इफेक्टिवली विदाउट इटसेल्फ। दूसरा है देयर आर ओनली अ फ्यू इंक्लूसिव स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तीसरा है टीचर्स आर लेस लाइकली टू फेस सच चैलेंजेस and D as they gain expertise through experience they can prepare a brief outline। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 20। ठीक है, 20 के लिए आंसर क्या सही होगा? सही जो आंसर है वो होगा आपका D as they gain expertise through experience they can prepare a brief outline। उनको अपने अनुभवों के आधार पर बेसिकली वो एक बेहतर अध्ययन करा सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 21 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 21। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ टीचर वर्किंग इन अ हायर एजुकेशन टू इन हिज टाइम। अगर समय है किसी भी शिक्षक के पास और उच्च शिक्षण संस्थान में वो टीचर है, तो अपने समय का सदुपयोग वो कैसे कर सकता है? बाय रिलैक्सिंग in the teacher's room, reading magazines in the library, interacting with administrative staff या doing research। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में या उच्च शिक्षण संस्थान में कोई भी एक शिक्षक है तो उसको समय खाली मिल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए या वो क्या करेगा? तो सही आंसर आपका वो हो जाएगा, he should take interest in doing research, या खोज करने की या उस पर प्लान करेगा, कुछ भी रिसर्च से रिलेटेड उसको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो किसी एक उच्च शैक्षणिक संस्थान का क्या है, एक हिस्सा है। तो उसको उसके एक नैतिक कर्तव्य बनता है बेसिकली ऐसा करना, उसका एथिक्स क्या आता है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ टीचर कैन एस्टेब्लिश क्लोजनेस विथ स्टूडेंट by adopting which of the following type of working style।
ठीक है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। अगर किसी शिक्षक को टीचर बच्चों के साथ घनिष्ठता स्थापित करनी है तो उसे क्या कर लेना चाहिए, बाय बीइंग विलिंग टू हेल्प, बाय प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड, बाय एस्टेब्लिशिंग हिज authoritative dominance, by inspiring students with knowledge and by enforcing strict rules। क्या सही हो जाएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन 22 की। तो सही जो बात होगी बेसिकली वो हो जाएगी एक मार्गदर्शक की भूमिका, मतलब जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। ए ऑप्शन जो होगा इसके रिगार्डिंग सही होगा। अगर कोई भी टीचर किसी बच्चे से थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना चाहता है तो बेसिकली उसको एक गाइड की तरीके से, मार्गदर्शक के रूप में उसके सामने आने की आवश्यकता है। 23 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द मेजर सोर्सेज ऑफ मीथेन एमिशन। मतलब ये है कि मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों को हमें पहचानना है, कौन कौन से हैं। लैंडफिल्स है, माउंटेन रिवर्स है, पैडली फील्ड्स हैं या वेटलैंड्स हैं। क्या हो जाएगा, तो सही जो आंसर होगा आपका बेसिकली सेकंड नहीं होगा, उसके अलावा सारे ही हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा, चौथा जो है हो जाएगा। लैंडफिल्स हो गए, पैडी फील्ड्स हो गए एंड वेटलैंड्स हो गए। ठीक है, तो डी ऑप्शन देखिएगा सही होगा। एक लेते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। 23 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या कह रहा है। 24 है अकॉर्डिंग टू द रेड लिस्ट। ठीक है, रेड लिस्ट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड। मतलब यही है कि लाल सूची की बात अगर करें तो लाल सूची के अनुसार विश्व में संकटग्रस्त स्तनधारियों का प्रतिशत कितना है। मतलब कहीं ना कहीं जो लाल सूची की हम बात कर रहे हैं ये उन जीव जंतुओं से संबंधित एक रिकॉर्ड रखता है जिससे कि ये पता चलता है कि कौन सी जातियां जानवरों की अब लुप्त होने की कगार पर हैं या हो गई हैं या हो रही हैं। तो कितना प्रतिशत तक है बात, बेसिकली कितने परसेंटेज उसको उसके अंदर हमें मिला है, इस तरीके का परसेंटेज यहाँ पर पूछा जाता है। तो दैट इज 25%। ये ऑप्शन देखिएगा जिसका है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द नेसेसरी chronological order of the following arrangement conventions and convention। यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित समझौता सम्मेलन में सम्मेलनों की आवश्यकता अनुसार, मतलब इनको क्या है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जितने भी ये सम्मेलन हुए हैं। ठीक, तो क्या सही है इसका जो ऑर्डर होगा, एक बार शायद पहले ये क्वेश्चन आया था BDCA। तो सही आंसर है आपका BDCA। बी ऑप्शन देखिए BDCA। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 26। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो जो समझौते हुए थे कौन से थे वो, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं जितने लिखे गए। द टारगेट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल वर लीगल binding only for developed countries, while the Paris Agreement allows to countries to set their own non-negotiable targets। B था there were penalties for non-compliance with Kyoto। The Paris agreements does not impose penalties। C था, मैं इसको एक्चुअली मीडियम कर दूं। अब देखिए सी है क्योटो was legal binding with only limited negotiators। The Paris Agreement is globally adapted unopposed agreement। और उपरोक्त में से सभी, तो इससे संबंधित कौन से सही हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं कि तो सही आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं स्टेटमेंट क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के, ये सारे ही इसके अंतर्गत सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है
Question number 27. As per its commitments at the COP26 held in Glasgow in 2021, by which year does India hope to achieve net zero? तो वो कौन सा वर्ष है बताना है। सफोकेशन होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? 27 देखिए। 27 का जो सही आंसर है वो है 2070। ठीक है, सही आंसर होगा आपका 2070। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर की एक इसमें से जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर इज कैपेबल फॉर प्रोसेसिंग एरर फ्री। डी है कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। तो सही क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से एक ऑप्शन हमें देखना है जो कि कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। सो पहला ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, ये इसके लिए सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कोई एक जो है ऑप्शन सही नहीं है। ये आईसीटी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कोई एक प्रश्न जो एक स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो नहीं को हमेशा पहले ही कहीं सर्किल कर लीजिए जो कि आपको कंफ्यूज ना करे। तो पहला है कंप्यूटर इज कैपेबल फॉर प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल्स है। बी है कंप्यूटर इज कैपेबल of analyzing both quantitative and qualitative data. Appropriate software is required for processing data and computer is capable for processing digital as well as analog signals. क्या कह रहा है, सही नहीं है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो हमें बताना है। तो क्या सही नहीं है? जो सही नहीं, that will be computer is capable of processing digital as well as analog signals। ठीक है, तो जो आपका चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं है, उसके अलावा सारे सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्ट्रेन FORTRAN इज द एब्रिविएशन ऑफ, किसका है ये? तो क्या है, फाइल ट्रांसलेशन है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है या फ्लॉपी ट्रांसलेशन? तो इसका जो सही जो एब्रिविएशन है वो है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए अगला है 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ रीजनिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कंपैरिजन का, डिबेट का, इवैल्यूएशन का और एनालिसिस का। तो सही आंसर आपका होगा एनालिसिस। ठीक है, मूल्यांकन का। अगला देखिए क्वेश्चन 32 है। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग थ्योरी। थ्योरी मतलब सिद्धांत की बात हो रही है, तो क्या मीनिंग, क्या इससे संबंधित हो सकता है सही जो डिफाइन कर रहा हो थ्योरी को? अ कंबाइंड सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स दैट एम्स टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमेना, provisional explanation of new data that either supports or does not support a particular finding and suitable for further research। और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही बात जो हो जाएगी वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, a combined system of concepts and principles that aims to explain a particular phenomena। अगला क्वेश्चन है 33 क्या कह रहा है which of the following are main functions of research in modern society। मॉडर्न सोसाइटी में रिसर्च को लेकर के उसके जो महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो महत्वपूर्ण फंक्शंस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। तो केवल अभी इसमें से एक नहीं है, वो जो है आपका क्रिटिसाइजिंग प्रीवियस राइटिंग्स, ये नहीं है, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे ही होंगे। तो मतलब पहला, दूसरा और चौथा, तो पहला, चौथा, दूसरा, पहला, जो ये पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा
सिर्फ तीसरे को छोड़ के सभी इसके कार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एंड इम्प्रेस बिलीव दैट, या अनुभववादी जो होते हैं वो किस में बिलीव करते हैं, नेचुरल साइंस मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड टू सोशल साइंस रिसर्च, social science methods cannot be applied to natural science, knowledge is acquired through our sensory perceptions and none of the above। क्या कह रहा है, एक अनुभववादी का क्या मानना है इसमें, अनुभववादी जो होता है बेसिकली क्या मानता है, क्वेश्चन नंबर है 34। सही आंसर जो होगा वो होगा आपका, अनुभववादी की अगर हम बात करें क्या मानना है कि knowledge is acquired through our sensory perception, मतलब ज्ञान हमारी संवेदीय धारणाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 35। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय, किसी भी रिसर्च की अगर हमें डेप्थ देखनी है, अनुसंधान की गहराई समझनी है, तब वो कितना गहराई है या कितनी नॉलेज हमें दे सकता है, कितना एक तरह से रिजल्ट दे सकता है, कितनी जानकारी दिखा सकता है, सोसाइटी को दे सकता है, तो वो कैसे इसको पहचानेंगे, बाय द टाइटल ऑफ द रिसर्च, बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, बाय द टोटल एक्सपेंडिचर incurred on the research, by the duration of the research। तो सही क्या होगा, एक रिसर्च जो है उसकी गहनता को हम कैसे समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 35 की। तो 35 का जो सही आंसर होगा जो वो है आपका बी ऑप्शन। देखिए, बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, रिसर्च के जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, जो हम किसी रिसर्च हैं उद्देश्यों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं रिसर्च की गहराई का या कितना वैल्यूबल हो सकता है ये हमारी सोसाइटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, रिसर्च की एक सबसे आवश्यक जो विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी, या मूलभूत विशेषता कह सकते हैं। 36 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है, रेप्लिकेबिलिटी है, जनरलाइजेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, और नन ऑफ दी अबव, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो रिसर्च की जो विशेषता की अगर हम बात एक करते हैं, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं यहाँ पर 36 को लेकर, सही आंसर 36 के लिए क्या हो जाएगा, जनरलाइजेबिलिटी या सामान्यीकरण। ठीक है, मतलब हम रिसर्च करते हैं, अगर हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली खुद के लिए तो नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली समाज में कोई ना कोई ऐसी या हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो जहाँ पे लगा कि हमें रिसर्च चाहिए, तो जब तक उसका हम जनरलाइजेशन नहीं कर पाएंगे अगर, तो फिर रिसर्च का कोई मतलब नहीं रहता, मतलब इसका जो परिणाम निकल के आया है वो औरों को भी लाभान्वित करे, तो इसलिए जो है ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मतलब अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the main objective of interdisciplinary research, to have a holistic approach to research, to reduce the importance of focusing on a single subject in the research field, C है to simplify the problems of research, D है to create a new trend in the field of research। क्या पूछ रहा है कि अगर रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 37 के, तो मेन ऑब्जेक्टिव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका टू हैव होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, या अनुसंधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को रखना, अनुसंधान के प्रति या अनुसंधान के रेफरेंस की अगर बात करें तो एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो रखना, यही इसका क्या है ऑब्जेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये आपका हो गया कम्युनिकेशन की यूनिट से, तो कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके कंपोनेंट्स हैं या तत्व हैं वो कौन कौन से होंगे ये बताना है। क्या हो जाएंगे, सोर्स है, मैसेज है, इंटरफ्रेंस है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक एंड कंटेक्स्ट हो गया, सिग्नल है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, इंटरेक्शन एंड कोरिलेशन हो गया, सिग्नल
सिंपल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड रिलेशन हो गया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, पर्पस, थॉट, ओपिनियन, नॉन वर्बल मैसेज एंड फीडबैक हो गया। तो जिसकी बात हो रही है मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो संप्रेषण या संचार होता है, तो सोर्स है, मैसेज है, इंटरफेरेंस है, एक चैनल होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो इसके मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो वो आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग मेमोरी इन कंप्यूटर, या निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे बड़ी एक टेराबाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है या गीगाबाइट है? सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 39 की, तो 39 के लिए जो आंसर सही होगा वो होगा आपका टेराबाइट। सही आंसर होगा आपका टेराबाइट। अगला क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है? व्हेन कम्युनिकेशन इंटेंशनल इट मीन्स दैट, क्या मतलब होता है? जब संचार जो है वो जानबूझकर किया जाता है तो इसका क्या मतलब निकल करके आता है? जब संचार जानबूझकर के किया जाता है तो इसका क्या मतलब है? द सेंटर वांट्स टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द मैसेंजर एज डिजायर्ड। Effective communication is a process of action based on information. Through verbal communication, we come to know the feeling of the word, and none of the above या उपरोक्त से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 40 की, क्या सही हो जाएगा? जब हम इंटेंशनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ए ऑप्शन ही। तो द सेंडर वांट्स टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द मैसेज रिसीवर एज डिजायर्ड। ठीक है, तो प्रेषक जो है, जो कॉल कर रहा है, मीनिंग जो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुसार प्रभावित कर रहा है। इंटेंशन का मतलब ही होता है इच्छानुसार। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कंट्रोल्स द एक्सटर्नल डिवाइस? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डेफिनेटली बहुत ही सिंपल है आंसर कर देना। जनरल पावर यूनिट है, जनरल प्रोसेसिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग है, सेंट्रल पावर यूनिट। क्या सही होगा? क्वेश्चन 41 है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सही जो आंसर होगा वो 41 का सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये ऑप्शन देखिएगा सही है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू डाटा स्टोरेज इन कंप्यूटर? डेटा स्टोर करने की बात हो रही है कंप्यूटर में, तो बेसिकली कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये इसका उत्तरदायी है या रिस्पॉन्सिबल है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंप्यूटर डेटा रीराइटेबल। क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 42 बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42 की। क्या सही हो जाएगा? सही जो आंसर होगा आपका होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो ऑप्शन है वो देखिएगा। तो क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू डेटा स्टोरेज? तो ये है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43। नंबर 43 है सीडी रोम इज द एब्रिविएशन विच ऑफ द फॉलोइंग? सीडी रोम का एब्रिविएशन हमें बताना है, इसको फुल फॉर्म इसका क्या होता है? कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है हम कर रहे हैं यहाँ पर 43। तो 43 की अगर बात करें तो सही आंसर आपके है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ रहे हैं।
44 क्या कह रहा है? 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बेसिक एलिमेंट कौन सा है? मैसेज है, फीडबैक है, इंक्लूडिंग है, कोड रीडिंग। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? फीडबैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का मूल तत्व है? तो वो होगा फीडबैक। जैसा फीडबैक उसी तरह। अगला क्वेश्चन देखिए 45 है, क्या कह रहा है? Which of the following term is used for sending and receiving messages between two people? दो लोगों के बीच में जो बेसिकली क्या होता है? संप्रेषण होता है या मैसेज का आदान प्रदान होता है, उस बेसिकली प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो अगर यहाँ पर बात करें हम, डिकोडिंग है, एनकोडिंग है, ट्रांजैक्शन है या डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो क्या हो जाएगा? दो लोगों के बीच में मैसेजेस के आदान प्रदान को डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं या द्विव्यक्ति संवाद। दो लोगों के बीच में तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन अ पर्सन डिस्क्राइब हिमसेल्फ इट इज सैड टू। जब कोई भी व्यक्ति खुद को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा होता है या अपने बारे में बता रहा होता है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सेल्फ। सेट है सेल्फ, परसेप्शन है, सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो कभी कोई भी व्यक्ति स्वयं का वर्णन कर रहा होता है या स्वयं को बता रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्व अवधारणा, स्व अनुभूति, स्व जागरूकता या आत्मसम्मान। तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 का सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्वयं के बारे में एक अवधारणा जो है उसकी, वो बेसिकली उसका व्याख्यान कर रहा होता है या उसको बता रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 है, which of the following terms should be used for converting a message into symbolic form during the communication process। मतलब यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित की जाने के लिए किया जाता है? ये डिकोडिंग, एनकोडिंग, डिसिफरिंग है और एक्सपेंडिंग है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है एनकोडिंग। ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, which of the following statements can be said to be most important for learning the art of communicating with others। दूसरों के साथ या निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? दूसरों के साथ जो संवाद की हम बात करते हैं, बहुत बेहतर हो, कैसा हो, इसके लिए कुछ कथन दिए हैं, सही है, गलत है, कौन से होने चाहिए? एलिमिनेटिंग साइकोलॉजिकल नॉइज इन कम्युनिकेशन, where there is absolutely no chance of misunderstanding, where relationship can be made rewarding or beneficial, और उपरोक्त में से सभी। कह क्या रहा है? which of the following statement can be said to be most important for learning the art of communicating with others। दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या सही हो जाएगा? where relationship can be made rewarding or beneficial। सी ऑप्शन देखिए क्या लिखा है कि जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके। ठीक है, तो वहां तब हम कहते हैं कि कम्युनिकेट करने की कला है वो देखी जा सकती है या वो है। 49 है, इज टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव। जो टू वे कम्युनिकेशन होता है क्या वो इफेक्टिव होता है या नहीं होता है? नेवर है, रेयरली है, सदैव है या इनमें से कोई भी नहीं। टू वे कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या टू वे जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव होता है? तो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा ही इफेक्टिव होता है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो ऑलवेज इफेक्टिव। टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा जब कम्युनिकेशन बात करते हैं हम, तो क्या है कि जो बातें हैं उसका आदान प्रदान हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होता है? इफेक्टिव होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, keeping in view the development of technology, what should offer teacher future। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन है, डेवलपिंग न्यू टेक्स्ट बुक, गाइडिंग स्टूडेंट है, यूजिंग इंटरनेट इन टीचिंग है। तो क्या सही हो जाएगा?
कीपिंग इन व्यू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. डेवलपमेंट न्यू टेक्स्ट बुक, डेवलपिंग न्यू टेक्स्ट बुक है, गाइडिंग स्टूडेंट है, या यूजिंग इंटरनेट इन टीचिंग है. तो गाइडिंग स्टूडेंट टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं फिलहाल. सही ऑप्शन आपका सी हो जाए. तो ये ओवरऑल इतने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हमने देखे. कल फिर से जो टाइम होगा क्लास का वो 5 बजे का ही होगा. 2-3 दिन से 5 से 6 ही क्लास होगी. कल आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.